गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एस्पिरेंट्स लवासना में स्वागत है। फ्रेंड्स, घटना चक्र हिस्ट्री को हम लोग कंटिन्यू देखते आ रहे हैं और अब तक 4 सेशन कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले आज हम लोग फिफ्थ नंबर सेशन को देखेंगे, जिसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा को देखेंगे। बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय में से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व प्राचीन भारत 16 बड़े राज्यों में विभाजित थे। उन्हें 16 या षोडश महाजन पद भी कहा जाता था। इन 16 महाजन पदों के नाम की बात करेंगे तो कौन कौन से है, तो कौशल है, काशी है, मगध है, अंग है, वज्जी, चेदी, मल, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, कंबोज, अवंती, अस्मक तथा गंधार। जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में 16 महाजन पदों के नाम के मिलते हैं, किंतु इन कुछ नाम भिन्न दिए गए। याद रखना है, कुछ नाम भी भिन्न दिए हुए हैं। जैसे कि आपको देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से है। ओके, 16 महाजन पद में क्या है, अंग है, बंग है, मलय है, कच्छ है, वत्स है जिसको वत्स कहा जाता है, मगध मगध, मालव, कोच, लाड, मोली जिसे मल है, कौशल, काशी, पाड, शंभुत्तर, अवाहा एवं वज्जी। बिहार के वर्तमान भागलपुर में मुंगेर जिले में अंग महाजन पद है। कहाँ पे, मुंगेर में। इसके अंतर्गत इसकी राजधानी चंपा है, यानी कि आपका अंग की राजधानी चंपा है। भारत महाभारत तथा पुराणों में इसका प्राचीन नाम मालिनी रखा गया है। किसका, अंग का मालिनी रखा हुआ है महाभारत और पुराणों के समय में। ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। भारत के 6 महानगरों में चंपा की गणना की जाती है। एनीवे, आगे देखेंगे इसको, सिर्फ इसको हम देखेंगे क्या, इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है उसको देख लेंगे। चलिए, बढ़िया है। अभी हम देख लेंगे इसके कौन महाजन पद है और उसकी राजधानी कहाँ पे, अवस्थिति क्षेत्र कहाँ पे, वो सब देख लेते हैं। कुरु महाजन पत्र ये मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर के क्षेत्र में पड़ता है और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पंचाल देखेंगे तो बरेली, बदायूं, फरीदाबाद जिले में स्थित है। अहिछत्र या काम्पिल्य इसकी राजधानी है। पंचाल का अहिछत्र या काम्पिल्य, कुरु का इंद्रप्रस्थ। सूरसेन की बात करेंगे तो ब्रजमंडल के क्षेत्र में है और ये मथुरा क्षेत्र में पाया राजधानी है इसकी। सूरसेन का मथुरा, पंचाल का अहिछत्र एवं काम्पल्य, कुरु की इंद्रप्रस्थ। वस्त इसी तरह देखेंगे तो प्रयागराज तथा कौशाम्बी के क्षेत्र में है। इसकी राजधानी कौशाम्बी है। कौशल के देखेंगे तो अवध का क्षेत्र पड़ता है जो अयोध्या मंडल में पड़ा जाता है। साकेत तथा श्रावस्ती वो कौशल की राजधानी है। मल की बात करेंगे तो कुशीनगर, देवरिया आदि जिलों में के आसपास के क्षेत्र मल है और इसकी राजधानी कुशीनारा और पावा देखने को, इसकी राजधानी देखने को मिलता है। वहीं जगह पे काशी की बात करेंगे तो काशी वाराणसी के सीमावर्ती क्षेत्र है और वाराणसी इसकी राजधानी है। अंग की बात करेंगे तो चंपा राजधानी है, भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में देखने को मिलता है। मगध की बात करेंगे तो मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी है। पटना, नालंदा, गया के क्षेत्र में देखने को मिलता है। वज्जी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी वैशाली है और ये वैशाली, दरभंगा आदि क्षेत्र में देखने को मिलता है। बिहार तथा नेपाल के भी मिथिला क्षेत्र में इसको सम्मिलित किया गया है। चेदी की बात करेंगे तो चेदी सुतिवती इसकी राजधानी है। बुंदेलखंड क्षेत्र के पूर्वी भाग के निकट में देखने को मिलता है। उसी जगह पर मत्स्य की बात करेंगे तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर है जो जयपुर, अलवार एवं भरतपुर में इसकी क्षेत्र देखने को मिलता है। अस्मक की बात करेंगे तो इसका पोटनी या पोटल राजधानी है। नर्मदा नदी, गोदावरी नदी घाटी के मध्य क्षेत्र में अस्मक को देखने को मिलता है। अवंती की बात करेंगे तो इसकी राजधानी उज्जैनी तथा महिष्मती अवंती की है। पश्चिम तथा मध्य मालवा क्षेत्र में देखने को मिलता है। गंधार की बात करेंगे तो इसकी राजधानी तक्षशिला में है, पाकिस्तान के पश्चिमी भाग तथा अफगानिस्तान के पूर्वी भाग में है। कंबोज की बात करेंगे तो इसका राजपुर हाटक है और जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में हजारा जिला जो पाकिस्तान में देखता है, यहाँ तक इसकी कंबोज का क्षेत्र देखने को मिलता है। यह हमारा टोटल 16 महाजन पद है और इसको आगे हम लोग डायरेक्ट जाएंगे एमसीक्यू पे। इतना पढ़ने के एक्सप्लेनेशन करने के टाइम थोड़ा पड़ जाएगा। आगे देखते हैं कुछ कुछ पॉइंट है, जैसे कि बौद्ध साहित्य के अनुसार बिंबिसार ने नंदों तक राजाओं का शासन, बौद्ध साहित्य के अनुसार की बात करेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हर्यक वंश
544 से 412, ये याद रखना है। हर एक वंश का शासन कहाँ से कब, 544 से 442। इसके बिंबिसार रहा, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन तथा इसके उत्तराधिकारी ने हर एक वंश के शासन किया। और ये बिंबिसार का टाइमिंग क्या था, 544 से 492। अजातशत्रु का था 92 से 460। और उसके उत्तराधिकारी की बात करेंगे तो 460 से 412 तक शासन किया। वहीं जब पे आपका शिशुनाग वंश की बात करेंगे तो ये 412 से 344 तक शासन किया। शिशुनाग में शिशुनाग था, काकवर्णी था, काकवर्ण के 10 पुत्र थे। ये आपका शिशुनाग के टाइम में था। 412 से 94 में शिशुनाग था। काकवर्ण बोले बात करेंगे तो 494 से 366 तक, 394 से 366। काकवर्ण के 10 पुत्र की बात करेंगे तो 366 से 344 तक 10 पुत्र ने शासन किया। वहीं जब पे नंदवंश की बात करेंगे तो नंदवंश में 344 से 321 रहा। महापद्मनंद 344 से 321 तथा उसके 8 पुत्र ने शासन किया। ये सारा चीज देखने को मिलता है। फिर वहीं पे हम देखेंगे राजा का नाम और शासन वर्ष। तो ये चीज उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन चाहे तो आप कर सकते हैं। शिशुनाग ने 40 वर्ष तक शासन किया, काकवर्ण 26 वर्ष तक, क्षेम धर्मन 36 वर्ष, क्षेमजित तथा छत्रोजस 24 वर्ष। बिंबिसार की बात करेंगे तो ये 28 वर्ष इंपॉर्टेंट है। बिंबिसार है, शिशुनाग है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना जरूरी है। अजात शत्रु भी इंपॉर्टेंट है, 25 वर्ष। दर्शक 35। उदयन इंपॉर्टेंट पड़ जाता है आपका 33 वर्ष। नंदीवर्धन आपका 40 हो जाता है। महानंदी 43 वर्ष। महापद्म तथा उसके पुत्र लगभग 100 वर्षों तक शासन किया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें। अब आते हैं हम लोग फटाफट, जितना फास्ट रिवीजन हो सके करेंगे। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के की बात करेंगे तो ये चांदी के प्राचीनतम सिक्के थे। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के को आहत कहा जाता था, चांदी के सिक्के को, जिसको पंचमार्क सिक्के थे, जो मुख्यतः चांदी के बने होते थे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इसे आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता था। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? अंग चंपा बिल्कुल है। कौशल अहि क्षेत्र बिल्कुल नहीं है। कौशल महाजन की राजधानी कहाँ पे है? कौशल की साकेत तथा श्रावस्ती देखने को मिलता है। वत्स कौशाम्बी है। मत्स्य विराटनगर है। तो कौशल का कहाँ पे हो गया? देखिए राजधानी, कौशल की राजधानी कहाँ पे? साकेत तथा श्रावस्ती। अब यहाँ पे अहि छत्र, तो अहि छत्र किसका है? दक्षिण पंचाल की राजधानी काम्पिल्य है। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट में, फिर मैच करना है। ओके, मैच करने के लिए मिलेगा, बिल्कुल मिला। ओके, प्रधोत कहाँ के राजा थे? अवंती के। उदयन कहाँ का था? वत्स का। प्रसेनजीत कौशल का। अजातशत्रु मगध का। याद रखना है। चंड प्रधोक्त किस प्राचीन गणराज्य से राजा थे? चंड प्रधोक्त किससे थे? अभी जस्ट प्रधोक्त की बात करते हैं, अवंती के थे, तो अवंती के थे। नेक्स्ट देखेंगे, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा आदेश से एक नहर खोदी गई। कहाँ पे खोदा गया? तो ये कलिंग में खोदा गया। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से नंद राजा महापद्म नंद कलिंग विजय सूचित होता है। इसके अनुसार नंद राजा जीन सेन की एक प्रतिमा उठा ले गया तथा उसके कलिंग में एक नहर का निर्माण कराया था। उज्जैन का प्राचीन काल नाम क्या था? उज्जैन का, तो उज्जैन का अवंतिका नाम प्राचीन नाम था। ओके, अब देखते हैं प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों के उल्लेखित है। प्राचीन नगर महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, कौन सा है? तो यहाँ पे आपका सिंबल दिया हुआ है, देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में क्या दे रहा है। माध्यमिका नगरी राजस्थान भारत में चित्तौड़गढ़ के निकट एक प्राचीन नगर था। माध्यमिका नगरी राजस्थान भारत में चित्तौड़गढ़ के निकट एक प्राचीन नगर था। इसके उल्लेख से महाभारत और महाभाष्य दोनों में। विराटनगर बैरठ राजस्थान के जयपुर में स्थित है। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। इसका उल्लेख महाभारत और महाभाष्य में मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है? विराटनगर जो वैराठ में है, अब माध्यमिका नगरी जो राजस्थान में है। दोनों जगह, दोनों राजस्थान का ही है, वहां पे देखने को मिलता है।
पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक की बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सोचने वाली बात है, पाटलिपुत्र का संस्थापक की बात कर रहा है। ओके, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिग्राम में एक किला बनाकर की थी। तो कौन किया था? अजातशत्रु ने। कहा? गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिग्राम में एक किला बनाकर। उदयन, अब उदयन की बात करें तो उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर ए को माना है जो त्रुटिपूर्ण है। ओके, पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन ने माना है, उदयन। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ बीपीएससी ने इसको ये माना है तो भैया ये ही बनाना। एनीवे, आगे देखेंगे। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? कौन से कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी देखेंगे। पाटलिपुत्र उत्तर गंगा से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। इंपॉर्टेंट, सही है। ओके, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो अगर यहाँ पे आता है तो उदयन जरूर होगा। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र गंगा सोन नदी के संपर्क में हर्यक वंश अजातशत्रु ने की थी और सर्वप्रथम उदयन ने इसकी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था सर्वप्रथम। ओके, आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया? किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया? तो यहाँ पे तो भैया बहुत अच्छा बात है, अजातशत्रु। यहाँ बीपीएससी भी मान रही है। ओके, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया? किस शासक द्वारा पाटलिपुत्र राजधानी का चयन के रूप में किया? किस शासक ने? तो भैया उदयन ने ही किया था राजधानी के रूप में। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित है। अगर तक्षशिला की बात करेंगे तो सिंधु और झेलम के बीच है। वही चोल है जो गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित है। अनंत प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक साम्राज्य था। उदयन वासदत्ता की दंत कथा संबंधित है। कहाँ पे है? तो उज्जैन से। उदयन दत्तकथा की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। उज्जैन से उदयन वासदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा में महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न दत्तावतारम में वर्णित किया है कि नाटक में वत्स नरेश उदयन तथा अवंती नरेश प्रधोक्त की पुत्री वासदत्ता उदयन और वासदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। यह कथा उस समय की है जब उदयन उज्जैनी के कारागार में कैद था। उदयन उज्जैनी के कारागार में कैद था। बहुत बढ़िया। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस समय था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के समय में इसका उत्कर्ष किया हुआ था, लगभग 544 में, जो हर्यक ने किया था। हर्यक बिंबिसार। ओके, बिंबिसार। यस। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बन गया था? कौन था? तो ये भैया आपकी मगध था। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन नहीं था? शाक्य, यौध्य, लिच्छवी या उपरोक्त में से सभी था? तो यौध्य प्रारंभिक गणतंत्र नहीं था। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बुद्ध काल में गंगा घाटी के कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। कब? बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों का अस्तित्व का प्रमाण मिलते हैं, जो इस प्रकार है, जैसे कि कपिल वस्तु के शाक्य थे, सुमारगिरी के भग्य थे, यानी कि शाक्य भग्य, अलकप के बुली थे, केशपुत के कलाम थे, रामगाम के कोलिये थे, कुशीनारा के मल थे, पावा के मल थे, पिपली वन के मोड़िए थे, वैशाली के लिच्छवी थे, मिथिला के विदेह थे। अतः प्रारंभिक गणतंत्र की सूची में यौध्य का उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके पॉइंट को याद रखें। बोली क्या क्या नाम है इसका? जैसे कपिल वस्तु शाक्य, सुमारीगिरी भग, अलकम बुली, केशपुत कलाम, रामबाग कोलिये, कुशीनारा मल, पावा के मल,
पिपली वन का मोरिये, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला का विदेह और योधे। ये सारे को याद कर लेना चाहिए। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? किसके द्वारा? तो ये लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था वैशाली में। ईसा शताब्दी, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ किया गया था? तो ये वैशाली में किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 लिख सकते हैं 21 को। निम्न में से कौन सा उपयुक्त जोड़ी है? कौन सा उपयुक्त जोड़ी है? तो चेटक लिच्छवी का है, याद रखना है। राजा चेटक लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। उनके पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्व प्रमुख थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजन पदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है? तो ये अंगुत्तर निकाय से पता चलता है। ओके, 16 महाजन पदों क्या है? 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है, किसमें है? तो ये अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध देखने को मिलता है। निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजन पद का उल्लेख देखने को मिलता है? अंगुत्तर निकाय से पता चलता है। ओके, निम्नलिखित में से जिन जनपद का नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लिखित है, पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लिखित है, कौन कौन है? तो मगध है, अश्मक है और कंबोज है। मगध, अश्मक, कंबोज है, इसलिए इसका आंसर ए बी सी होगा। पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए। पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गंधार में हुआ था। पाणिनि का जन्म गंधार में हुआ था। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय तथा लगभग 4000 सूत्र। पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लेखित प्रमुख जनपद कौन कौन थे? तो मगध, अश्मक, कंबोज, गंधार, सूरसेन आदि। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ के भागवती सूत्र में 16 महाजनपद के भी देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपद की सूची मिलते हैं? तो भैया ये अंगुत्तर निकाय भी देखने को मिलता है और आपका भगवती सूत्र को भी देखने को मिलता है। ओके ओके ओके, एक मिनट सॉरी, यस, 2 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ओके, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थिति महाभारत के अनुसार बताते हैं तो अहि छत्र थे उत्तरी पंचाल का। तो याद रखना, उत्तरी पंचाल का अहि छत्र और दक्षिणी पंचाल का कामपिल्य। 2 पॉइंट याद रखना है। पंचाल का 2 था, उत्तरी का और दक्षिणी का। 16 महाजनपद के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? मथुरा की राजधानी कौन था भैया? तो सूरसेन मथुरा की राजधानी थी। चंपा की राजधानी कहाँ था? तो चंपा का वज्जी होगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी किसकी थी? सुक्तिमती चेदी का था। गोदावरी नदी के तट पर कौन से महाजनपद था? गोदावरी नदी के तट पे तो अश्मक था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी में वर्णित 16 महाजनपदों में अश्मक तथा अश्मक नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के मध्य स्थित थी, जिसकी राजधानी पैठन या पोतन या पोटली नाम से जाना जाता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद स्थित है। मत्स्य महाजनपद कहाँ पे स्थित है? तो मत्स्य महाजनपद आपके राजस्थान में थे। कहाँ पे मत्स्य महाजनपद? राजस्थान के जयपुर, अलवार तथा भरतपुर जिले के निकटवर्ती क्षेत्र में थे। इसकी राजधानी मत्स्य की विराटनगर था। मगध की राजधानी कौन थी? तो गिरिब्रिज। मगध की प्रारंभिक राजधानी की बात करें तो भी राजगिरी या गिरिब्रिज होगा। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? कितना इंपॉर्टेंट बीपीएससी के लिए क्वेश्चन है। देखिए 53rd और 55th में भी पूछा गया है, 56 में भी पूछा गया है और सेम क्वेश्चन 47 में भी पूछा गया। मगध की राजधानी है, मगध सिर्फ नाम बदल दिया। मगध की प्रारंभिक राजधानी, मगध की राजधानी कौन सी है? नेक्स्ट दे दिया। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन था? क्या भैया, चलिए इसमें क्या है? पाटलिपुत्र है, वैशाली है, चंपा है, अंग है। तो इसका आंसर ई माना। क्यों माना ये? क्योंकि प्राचीन महाजन के राजगिरी और गिरिब्रज है, ना कि आपके पाटलिपुत्र है, इसलिए इसका आंसर गलत ही हो गया। इनमें से कोई नहीं। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता है? क्या प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध
साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य कर रहा है, तो ये आपका राजगिरी हो गया। ये भी क्वेश्चन आ गया, 69 में भी हो गया। तो मगध बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बीपीएससी के लिए, तो इसको ध्यान से एक बार जरूर देख ले, अच्छे से रिवीजन कर ले। निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं है? कौन से मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं है? गिरिब्रज था, पाटलिपुत्र था, राजगिरी थे, कौशाम्बी बिल्कुल नहीं था। प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास किस आकृति के था? प्राचीन श्रावस्ती जो था नगर, उसके विन्यास किस आकार के था? तो ये अर्धचंद्राकार के थे। प्राचीन श्रावस्ती पहचान अलेक्जेंडर कनिंगम ने उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती के निकट सहेत महेत नामक स्थान से किया था। सहेत और महेत नामक स्थान से भी इंपॉर्टेंट है। किस नगर का पहचान किया गया? तो श्रावस्ती की पहचान की गई है। उन्हें खननों के आधार पर ज्ञात होता है कि प्राचीन श्रावस्ती विन्यास अर्धचंद्राकार था। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ये अजातशत्रु। ओके, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो ये हर्यक वंश के थे। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, तो अजातशत्रु ही होंगे। बहुत बढ़िया। किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गणराज्य में को हराकर आत्मसात किया? किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गणराज्य को संघ को हराकर आत्मसात किया है? तो ये अजातशत्रु होंगे। वैशाली वज्जी संघ का प्रमुख गणराज्य था। यहाँ के शासक लिच्छवी थे। वज्जी का शासक लिच्छवी थे। बिंबिसार के समय से ही मगध एवं वज्जी संघ में मनमुटाव था। बिंबिसार के टाइम से ही। अजातशत्रु के समय में संघर्ष में बदल गया। निर्यावली सूत्र से ज्ञात होता है कि उस समय लिच्छवी गण का प्रधान चेटक था। उसने 9 लिच्छवियों 9 मलों तथा 18 गणराज्यों यानी कौशल को एकत्र करके मगध नरेश के विरुद्ध एक सम्मिलित मोर्चा तैयार किया गया था। भागवती सूत्र के से पता चलता है कि अजातशत्रु इन सबका विजेता था। अजातशत्रु ने कूटनीति से काम किया। पाटली ग्राम में उसको सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तत्पश्चात उसने अपने मंत्री वस्कार को भेजकर वज्जी संघ में फूट डलवाया। फलस्वरूप परस्पर लड़ने वो लगे और इसका संगठन कमजोर हो गया। अंततः अजातशत्रु ने आक्रमण करके लिच्छवियों को पराजित किया और उसका भूभाग मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो ये क्वेश्चन आता है कि अजातशत्रु अपने किस मंत्री के सहयोग से वज्जी संघ में फूट डाला? तो याद रखना है मंत्री वस्कार। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ध्यान रखें। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासन काल में हुआ था? मालवा क्षेत्र की बात कर रहा है। अब मगध की सत्ता का विस्तार उस पर किसके शासन काल में हुआ था? तो ये शिशुनाग के टाइम में हुआ था। पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती जो मालवा क्षेत्र था जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। यानी कि किस मगध साम्राज्य ने अवंती को जीता? तो शिशुनाग ने। ओके, मगध में नंद वंश का संस्थापक की बात करेंगे तो महापद्म नंद होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। मगध का कौन सा साम्राज्य अपोर परशुराम के नाम से जाना जाता है? मगध के कौन सा सम्राट अपोर परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो महापद्म को अपोर परशुराम के नाम से भी जाना जाता है। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? तो देख लेते हैं। 6वीं शताब्दी में वाराणसी जो काशी महाजनपद की राजधानी था, हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत को बहन कौशला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में प्राप्त किया था। इसी प्रकार अजातशत्रु के समय प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से कराकर काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया। कालांतर में शिशुनाग ने जब वैशाली को अपनी राजधानी बनाई तो उसने अपने पुत्र को वाराणसी का उपराजा नियुक्त किया। अंततः विकल्पों में स्पष्ट नहीं दिया गया है वाराणसी अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश लोकसभा ने इस प्रश्न का उत्तर शिशुनाग माना है। ओके, नंद वंश के पश्चात मगध किस राजवंश ने शासन किया? तो ये आ जाएगा
मौर्य। तो इसका एक ट्रिक है, याद रखना है, हसीन मासूका। क्या है? हसीन, याद रखना, मैं देख पा रहा हूं, हसीन मासूका। ह फॉर हर्यक, स फॉर शिशु, न फॉर नंद, म फॉर मौर्य, सु फॉर शुंग और क फॉर कनु। ये आपका हसीन मासूका एक ट्रिक है जो मगध पे जितने भी राजवंश शासक किया उसका याद करने का तरीका है। मेरे को अच्छा लगा इसलिए बता दिया, बाकी आप लोग देख लो। राजा नंद, राजा नंद का उल्लेख, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा? राजा नंद की बात करता है तो इसे किससे अभिलेख का प्रमाण पता चलता है? तो इसका आपका खारवेल के हाथी गुम्फा से पता चलता है राजा नंद का उल्लेख, खारवेल के हाथी गुम्फा से। ओके। कलिंग के चेदी वंश सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन थे? खारवेल थे। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत हाथी गुम्फा अभिलेख है। नंद वंशीय शासक महापद्म नंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख इसी अभिलेख से पता चलता है। अर्थात यह नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख है। कौन सा? हाथी गुम्फा अभिलेख। निम्नलिखित में से मगध राजवंशों के कालक्रम की बात करेंगे तो कौन होगा? तो फोर सबसे पहले आपका हर्यक वंश होगा, हसीन मासूका याद करके रखिए। ह स फोर पहले शिशुनाग होगा, तो शिशुनाग तो है नहीं, तो ह सी न, फिर नंद होगा, फिर मौर्य होगा, फिर शुंग होगा। ओके, तो चार चार, उसके बाद एक, फिर तीन, दो, 4 1 3 2 कहीं है? 4 1 3 2, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए, बिल्कुल सही। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध, गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैध जीवक किसके दरबार से संबंधित है? तो ये आपका बिंबिसार से है। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैध जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित है। बिंबिसार ने अपने राजवैद जीवक को अवंती नरेश चंड प्रद्योत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भी भेजा था। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन थे? मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक थे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 52 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित ए और बी को चिन्हित करना है, अब कौन से सही है। विश्व के सभी भागों में ईसवी पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल रहा। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, बिल्कुल सही है। ए और दो दोनों सही है, बिल्कुल सही है। ओके। कल्पी, काल्पी नगर किस नदी के तट पर है? काल्पी नगर यमुना नदी के तट पर है। काल्पी नगर उत्तर प्रदेश के जालौन जिला में स्थित एक नगर स्थान है। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में यह कालप्रिय नाथ या कालप्रिय नगरी के नाम से विख्यात था। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, सुमिलित करना है कौन किससे है, तो आपका चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। कुरु इंद्रप्रस्थ है, पंचाल अहिछत्र है, कौशल साकेत है, वत्स कौशाम्बी है। फिर इसी तरह फिर आ गया मत्स्य विराटनगर, कुरु इंद्रप्रस्थ, सूरसेन मथुरा, अश्मक पोतन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। ओके, फिर सेम ही है। कंबोज राजपुर हाटक है, अस्मक पोतन पोटली है, सूरसेन मथुरा है, कौशल साकेत या श्रावस्ती है। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने महाजनपद स्थित है? यूपी की बात करेंगे तो 8, और वहीं बिहार की बात करेंगे तो 3। कौन कौन यूपी में था? तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कुरु, पंचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल, ये सारा यूपी के रहने वाले हैं। इसी तरह देखेंगे नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? क्या है? निम्नलिखित में कौन सा कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? तो श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों के संगठन थे, तो बिल्कुल ये तो सही है। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी, तो बिल्कुल ये भी सही है। श्रेणी अपने समुदाय के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी, तो बिल्कुल ये भी सही है। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी, बिल्कुल ये गलत है। ये सभी जगह व्यवस्था किसकी बात करें? प्राचीन भारत में श्रेणी व्यवस्था की बात करेंगे तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट देखेंगे। ओके, तो ये हमारा अभी यूनानी आक्रमण आ गया, तो यूनानी आक्रमण को भी साथ में ले लेते हैं क्या? इसका ज्यादा है नहीं, बस थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है नहीं है, ज्यादा है नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है।
कुछ होगा। सिकंदर, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किसका शासन था? उत्तर भारत की बात करेंगे तो नंद वंश। नंद वंश अंतिम शासक धनानंद था जो सिकंदर के समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताया। भद्रसाल उसका सेनापति था। देखो यहाँ से कितना क्वेश्चन बन जाता है। एक तो आ गया कि सिकंदर जब भारत पे आक्रमण किया उस समय उत्तर भारत पे कौन शासक था? तो नंदवंश का शासक था जिसमें धनानंद शासक थे। साथ साथ में यूनानी लेखक था, उन्होंने धनानंद को अग्रमीज कहा। जेनोफेन ने उसे बहुत धनाढ्य बताया और धनानंद का सेनापति कौन था? भद्रसाल था। ओके। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? तो भी जस्ट धनानंद की बात करेंगे। साथ ही पढ़ेंगे लगभग 2 वर्षों के अभियान के पश्चात सिकंदर महान 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ। तो ये तो भैया बिल्कुल गलत है। चंद्रगुप्त मौर्य की पराजित की बात तो यहाँ बनता ही नहीं है। ये सही है और आर गलत है। चलिए बढ़िया है। यह युद्ध भूमि की बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण कर लिया था? तो ये मशक की बात करेंगे। मशक सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज्य थे। क्या है? अश्वक एक सीमांत गणराज्य थे जिसकी राजधानी मशक थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुषों सैनिकों के मरे जाने के पश्चात वहां के स्त्रियों ने शस्त्र धारण कर लिया था। ये वो थे उस समय, वो स्त्रियों को भी सबको मार दिया था। एनीवे, भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। क्या कारण थी? उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था। तो ये तो बिल्कुल सही है। उसकी फौज बेहतर थी, मान सकते हैं, बिल्कुल थी। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, बिल्कुल। वह एक अच्छा प्रशासक था। इसके लिए थोड़ा कहना पड़ेगा अच्छा प्रशासक था। ऑप्शन नंबर बी आंसर दे रहा है। बी में क्या है? 1, 2, 3 बिल्कुल सही। वह अच्छा प्रशासक नहीं हो सकता है। चलिए, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताया जिसने सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया। तो पुरु या पुरुष? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुरु या पुरुष। ओके, चलिए यहाँ देख लेते हैं। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पोरस या पुरु को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया तथा उसे अपना राज्य और कुछ नए इलाके प्रदान भी दिया। निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। निर्याकस था, आनेस्क्रिटस थे, अरिस्टोबुलस थे, डायमेकस नहीं था, बिल्कुल नहीं था। डायमेकस सिकंदर के समय नहीं आया था। ये सीरिया नरेश एंटोकस के अपना राजदूत था जो बिंदुसार के समय में आया था। नेक्स्ट पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसीलिए तब तक के लिए बिल्कुल बाय बाय।